रोमन रेंस को अपना खुद का शील्ड का पावर बॉम्ब पड़ रहा है। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग गियर में आया है लड़ने के लिए और स्टेफनी मैकमैन का आज हमने चांटा भी देख लिया। अबे ये ट्रिपल एच की कॉफी में मंडे नाइट रॉ से पहले वो गोली नहीं मिलाई थी क्या आज? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि था मेडिसन स्क्वायर गार्डन से। और जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री रही है, एमएसजी के शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो होते हैं वो डिसअपॉइंट नहीं करते, और आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ वैसा ही काम किया है। बहुत ही डिटेल में मंडे नाइट रॉ को रिव्यू करने वाले हैं हर बार की तरह। तो अगर आप हर बार चैनल पर आते हो डेली वीडियोज देखने, रिव्यूज को देखने, तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है कोडी रोड्स के साथ में। कोडी रोड्स आज एमएसजी वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आ गए और ये हमको रॉ से थोड़ा पहले ही पता चल गया था। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट करके वो बोलते हैं, लेकिन तभी एक थीम सॉन्ग प्ले होता है जो कि फेमिलियर था, लेकिन पूरा भी फेमिलियर नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो स्टेफनी का थीम सॉन्ग सुना था वो इससे थोड़ा सा अलग था। मतलब वो ये कि वो जो एक दूसरा टाइप का वेरिएशन है स्टेफनी मैकमैन के म्यूजिक का, वो प्ले होता है। और मैं शॉक था कि अरे मतलब स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे स्टोरलाइन में क्या करने आ रही है। कोडी रोड्स की रैंडी ऑर्टन से फ्यूड चल रही है, इसमें स्टेफनी मैकमैन का क्या लेना देना। लेकिन हाँ, एक बहुत पुराना लेना देना तो है, जो कि आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की यूट्यूब चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक मिल जाएगा। तो स्टेफनी मैकमैन रिंग में आती है तो स्टेफनी वाले जो चैंट्स हैं वो लगते हैं, और हमेशा अपने मतलब ऑलमोस्ट पूरा टाइम जो उनका करियर रहा है उसमें वो हील कैरेक्टर ही उन्होंने प्ले किया ज़्यादातर। तो ऐसे उनको चैंट सुनने की आदत नहीं है, तो वो कहती भी कि अरे बस बस अब मुझे रुलाओगे क्या तुम लोग, क्योंकि स्टेफनी मैकमैन आज रियल बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आई थी। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पे हो। स्टेफनी मैकमैन इसका जवाब देती है कि लास्ट टाइम आई चेक, मेरा नाम स्टेफनी मैकमैन है और ये जो हाउस है मेरे वो ग्रैंडफादर ने बिल्ड किया, मतलब कि भाई मेरा तो यहाँ पे आना बनता है। इसके बाद कोडी रोड्स पूछते हैं कि क्या बातचीत है, क्या करने आई हो तुम यहाँ पे। स्टेफनी मैकमैन इसके बाद ऐसी बातें बोलना शुरू करती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, खुद कोडी रोड्स के लिए भी और हम फैंस के लिए भी। स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे आके कहती हैं कि मैं तुम्हारे बारे में, रैंडी ऑर्टन के बारे में और रेसलमेनिया मैच के बारे में बात करने आई हूँ जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाले। स्टेफनी मैकमैन कहती हैं कि देखो तुमने बहुत अपने बारे में बात की है कि तुम कहाँ पे थे, फिर वो अपने बारे में भी बात करती हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ, रैंडी ऑर्टन कैसे। हम सारे के सारे जो लोग हैं वो मल्टी जनरेशनल टैलेंट है। हम सारे लोगों ने अपने अलग अलग रास्ते चुने जहाँ पर भी हम लोग आए हैं। जैसे कोडी रोड्स खुद क्राउड में बैठे रहते थे, स्टेफनी मैकमैन अपने बारे में बताती हैं, अंडर द जायंट की एक छोटी सी स्टोरी भी वो यहाँ पे बताती हैं। और तुम्हारा कहना यह है कि तुम सबसे उनका बेस्ट निकलवाते हो, जो कि तुम करते भी हो, लेकिन इस केस में तुम रैंडी ऑर्टन के साथ ये नहीं कर सकते। यानी स्टेफनी मैकमैन कोडी रोड्स को आके ये बता रही हैं कि तुमने शायद या तो समझा नहीं है रैंडी ऑर्टन को, या फिर तुमने रैंडी ऑर्टन को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया। वो कहती हैं कि तुमने गोल्डन पाथ लिया जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये वाला जो रैंडी ऑर्टन है वो डायबॉलिकल है। वही बातें जो रैंडी ऑर्टन के लिए बहुत ज्यादा बोली भी जाती हैं कि तुम्हें रैंडी ऑर्टन की तरह सोचना पड़ेगा अगर तुम रैंडी ऑर्टन के जैसा बुरा भी नहीं बनना चाहते। तुम्हारे फादर ने इस बात को समझा था, लेकिन तुम अपने मतलब तुम उनकी तरह नहीं हो, ऐसा स्टेफनी मैकमैन आके कोडी रोड्स को बताती है। अब स्टेफनी मैकमैन खुद एक बेबी फेस है, वो कोडी रोड्स को ये सारी बातें बोले तो कोडी रोड्स के पल्ले नहीं पड़ रही, भाई ये क्या हो रहा है, ये आके मुझे बोल क्या रही है। उसके बाद वो कहती हैं कि ये वाला जो वर्जन है ना कोडी रोड्स का, वो रैंडी ऑर्टन के इस वर्जन को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकता। यू हैव नो आइडिया कि तुम किसके साथ डील कर रहे हो। यानी स्टेफनी मैकमैन ने यहाँ पे आके एक टॉक दी है कोडी रोड्स को, जो कि उनको ये बताना चाह रही है कि तुम रैंडी ऑर्टन को समझ नहीं पा रहे, और जिस तरीके से तुम अभी रैंडी ऑर्टन को समझ रहे हो तुम रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया में नहीं हरा सकते। कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो यार, मैं रूट तुम्हारे सामने होना नहीं चाहता, लेकिन मैं रैंडी ऑर्टन के बारे में सब कुछ जानता हूं, बहुत पहले से उसको जानता हूं, वो कैसे लेजेंड किलर रहा है, कैसे उसने जो है पंट किक से बहुत सारे लोगों को मारा है। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसने वायलेंस भी की है और तुम भी उसका शिकार बनी हो। तो उस बात को कोडी रोड्स ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो जिस उस पॉपुलर यूट्यूब वीडियो की मैं बात कर रहा था। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं रैंडी ऑर्टन से नहीं डरता, और अगर तुम फादर को बीच में लेके आना चाह रहे हो तो आई एम नॉट माइन, यू आर राइट, ऐसे करके उन्होंने बोला। और फिर यहाँ पे आता है विंस मैकमैन का रेफरेंस, क्योंकि कोडी रोड्स बोलते हैं स्टेफनी मैकमैन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर नॉट योर्स ईदर। और जैसे ये लाइन उन्होंने बोली, क्राउड को इसके ऊपर रिएक्ट करना ही था और ये वाला रेफरेंस आना ही था। एक बार जब स्टेफनी मैकमैन ने कोडी रोड्स के पिताजी के बारे में बोल दिया था, और ये बात सुन के स्टेफनी मैकमैन ने थप्पड़ मार दिया कोडी रोड्स को। आई थिंक हर किसी का एक फिनिशिंग मूव है, मुझे लगता है स्टेफनी मैकमैन का बिना कोई अनरिटन है ये फिनिशर, लेकिन ये है स्टेफनी मैकमैन का फिनिशिंग मूव, जहाँ पे वो थप्पड़ लगाती हैं। ऐसे थप्पड़ मारते हुए हमने कितने सारे सुपरस्टार्स को उनको देखा हुआ है, और थप्पड़ लगना मतलब कि ये स्टोरी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो है। अब जैसे ही थप्पड़ लगा तो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई कि कोडी रोड्स भी फेस है, स्टेफनी मैकमैन भी फेस है, अब इन्होंने थप्पड़ मार दिया, अभी क्या
कोडी का टर्न हो रहा है, स्टेफनी का टर्न हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद फिर स्टेफनी मैकमैन एक्सप्लेन करती हैं, मैं यहाँ पे तुझे गाइड करने के लिए आया हूँ बेटा कोडी रोड्स, तुझे यहाँ पे कोई भी गाइड नहीं कर रहा। रैंडी ऑर्टन अपनी वॉइसेस को सुन रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और वो किसी और की वॉइसेस को भी सुन रहा है। यहाँ पे फिर से वो जो मिस्ट्री एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाला कि रैंडी ऑर्टन किसी से बात कर रहे हैं, उस वाली चीज़ को डाला जाता है। और यहाँ पे आके स्टेफनी ने बोला कि लास्ट टाइम होगा अगर ऐसे ही चलता रहा कि तुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बुलाया जाए एट रेसलमेनिया, क्योंकि रैंडी ऑर्टन वो तेरे से जो टाइटल है वो लेने वाला है। इसके बाद स्टेफनी ने बड़ी जोर से कोडी रोड्स की छाती पे वो माइक मारा, वो वहां से जाने लगती हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने पकड़ा उन्हें और उन्होंने थोड़ा डी जनरेशन एक्स वाले स्टाइल में बोलने की कोशिश करी, ट्रिपल एच के स्टाइल में बोलने की कोशिश करी, स्टाइल में बोलने की कोशिश नहीं करी, उनकी बात बोलने की कोशिश करी कि आई हैव गॉट 2 वर्ड्स फॉर यू। जैसे उन्होंने बोला तो क्राउड ने बोला सक इट, लेकिन कोडी रोड्स थैंक यू बोल के वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद स्टेफनी मैकमैन के चेहरे पर एक स्माइल थी। तो इस सेगमेंट से ओवरऑल आई थिंक अगर हमको कुछ पिक करना तो वो यही बात है कि स्टेफनी ने आके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कोडी रोड्स को कि रैंडी ऑर्टन को थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, और शायद सेगमेंट के एंड तक कोडी रोड्स के बाद समझ में आ भी गई है। तो थप्पड़ मारना शायद थोड़ा रियलिटी चेक उनको देना था, ऐसा नहीं है यहाँ पे किसी का टर्न हुआ है, लेकिन स्टेफनी आई तो भाई सही में ये स्टोरी में कुछ स्पेशल फीलिंग आई है। और अगर आप ऐसी चीज़ों को बचा के रखते हो ऐसी चीज़ों के लिए तो उसका असर दिखता है। तो मैंने तो ओवरऑल इस सेगमेंट को बहुत इंजॉय किया, और ज़रूरी भी नहीं था यहाँ पे कि किसी का टर्न होना चाहिए। तो आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस वाले सेगमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। इस वे में अगर आप देखोगे कि अब कोडी रोड्स का शायद जो स्टांस है वो चेंज हो सकता है रैंडी ऑर्टन के लिए, और वो बहुत डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे अपने इस रेसलमेनिया के मैच को। बाकी इस ओपनिंग सेगमेंट के बारे में अपने थॉट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बैकस्टेज से सेगमेंट आता है। स्पीड पूछते हैं एडम पियर्स से कहाँ है वो, तो वो किसकी बात कर रहे थे, वो डैन हाउजन की बात कर रहे थे। कहते हैं भाई मुझे अनकर्स कर दे, मेरे साथ चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं। इसके बाद एले नाइट आते हैं और वो कहते हैं कि अरे आज तो मतलब बिल्कुल ही ध्यान भटका दिया उनका आज विजन और ये जो ऊसोस उनका टैग टीम मैच होने वाला। तो स्पीड को ये बोला जाता है भाई फ्रंट रो पे बैठ, तो अपना मस्त वहां से एंजॉय कर। एले नाइट भी कहते हैं कि आज स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर इस मैच का मैं होने वाला हूँ। तो ऐसे करके बस उन्होंने ये बता दिया कि हाँ अभी शायद इस मैच में इससे रिलेटेड भसड़ हो सकती है। इसके बाद ही नेक्स्ट मैच था, और भाई इस टैग टीम मैच में कैंडो स्टिक भी हमने देखे हैं, यहाँ पे हमने टेबल भी देखा है, यहाँ पे हमने ट्रैश कैन भी देखा है। लोगन पॉल को ट्रैश कैन में भर के मारा गया है, ऑस्टिन थ्योरी को भर के मारा गया है। लेकिन मैच में मूवमेंट आता है तब जब लोगन पॉल की जो माता जी हैं वो बिल्कुल रिंग साइड पर ही बैठी होती है स्पीड के बगल में, और अपने पर्स में से वो ब्रास नकल जो होता है वो उसे निकाल के देती हैं लोगन पॉल को। स्पीड भी देखते हैं ये क्या हो रहा है। एलन नाइट ने पकड़ लिया, और एलन नाइट ने पकड़ लिया लोगन पॉल को, तो लोगन पॉल ने पकड़ लिया स्पीड को, तो स्पीड भी उस चक्कर में बाहर गिर जाता है। और स्पीड का रिएक्शन भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये बंदा बिना लड़े ही अपने रिएक्शन से भी डब्ल्यूडब्ल्यू चला सकता है, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू स्पीड से अपनी कंपनी को बेनिफिट करना चाह रही है। इतने में क्या होता है, उधर भी भसड़ चल रही है, तो फिर भी जो जिमी ऊसो हैं उन्होंने वो जो पंच है उससे खा लिया लोगन पॉल के हाथ से, जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने जाके बस हाथ ही रख दिया जिमी ऊसो के ऊपर, और इस मैच में हो चुका है टाइटल चेंज। और इस दौरान एक गलती भी हो गई स्पीड से, जब उन्होंने एले नाइट को पंच कर दिया, और स्पीड ये करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन लोगन पॉल अपने में जबरदस्ती स्पीड को घुसेड़ना चाह रहा है कि हाँ भाई आजा आजा। और जब लास्ट में उन्होंने पोज भी किया चैंपियंस बनने के बाद, तो स्पीड है भाई मैं कहाँ फंस गया है, क्या हो रहा है। लेकिन अब स्पीड के पास इसके अलावा और कुछ करने के लिए ऑप्शन नहीं है, और वहाँ पे UFW के चैंट भी करने शुरू कर रहे थे क्राउड ने। जिसके बाद बैक स्टेज भी सेगमेंट था, और ये सारे के सारे लोग हैं। फिर वहाँ पे स्पीड कहते हैं अरे भाई मुझे रहने दो, मैं इसमें नहीं हूँ। पॉल हेमन कहते हैं नहीं भाई तू सही छत्र छाया में है। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो पॉल हेमन ने बोल दिया भाई उस सोचते था तेरा जो काम है पूरी तरीके से तबाह करने वाला है। तो स्पीड को इन्होंने थोड़ा सा दिखाया कि ज़बरदस्ती सब इस चीज़ में घुस रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि मतलब शायद इससे जो स्टोरी लाइन है उसकी कुछ नई लेयर्स और आ सकती है। लेकिन फिर एडम पियर्स आके बताते हैं पॉल हेमन को कि एक ईमेल आया है वो तुमने चेक किया, लेकिन पॉल हेमन ने अभी उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, जो कि शायद सीरियस ले लेना चाहिए था। नेक्स्ट आता है सेगमेंट लिव मॉर्गन का। यहाँ पे वो जो ट्रैश टॉकिंग है वो स्टेफनी वकैर के बारे में करती है। फिर से उन्होंने स्पेनिश में कुछ बकवास गालियाँ वाली बातें बोल दी स्टेफनी के लिए, जिसके बाद वो निकल के आती हैं। उन्होंने मारा, लेकिन शो पर रिटर्न हो चुका है रॉक्सैन का, और यहाँ पे आके उन्होंने लिव मॉर्गन की मदद करी है। फिन बैलर के साथ वो नहीं जुड़ी है, मतलब आज आई तो सही रॉक्सैन मंडे नाइट रॉ में, लेकिन वो जुड़ गई हैं फिर से लिव मॉर्गन के साथ में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिलहाल कुछ ज़्यादा से ट्विस्ट लाने की कोशिश नहीं करी, और एंड में अपना फिनिशर ओब्लिवियन स्टील चेयर के ऊपर उन्होंने लगाया था। तो बाकी मतलब ठीक है, अब इनका मैच होने वाला जल्दी से, मतलब मेरे को भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कुछ करने के लिए है। अब सीधा रेसलमेनिया भी कल भी हो जाए तो इनकी इनफ हो चुकी है बिल्ड जितना इनको करना है। अब यहाँ से शायद थोड़ा सा ड्रैग करने जैसा मामला हो जाएगा
इनकी फ्यूड में। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, लायरा वाल्किरिया बेली वर्सेस लैश लेजेंड और नाया जैक्स का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फुल ऑन भसड़बाजी इस मैच में हुई है। लायरा वाल्किरिया, बेली, बेला ट्विंस यहाँ पे आ जाती है। निकी बेला आज आई हैं और थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो वो जो ब्रॉल भी हुई इससे थोड़ा साइड ही रही, वो उनको थोड़ा WWE ने प्रोटेक्ट किया, यानी कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है शायद WWE होप कर रही है कि वो रेसलमेनिया तक फिक्स हो जाएगी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में इस मैच की एंडिंग हुई है और वो तो क्लियर ही है कि इनके ये जो 4 टीम्स हैं इनके बीच में मैच होगा और उसको WWE ने अब रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल भी कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर एक बहुत ही तगड़ा सेगमेंट और ये था ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक प्ले होता है। ब्रॉक लेसनर अपने रिंग गियर में ही है पॉल हेमन के साथ में और वो देख के लगा कि आज क्या प्लान है भाई ब्रॉक लेसनर का। रिंग में आते हैं पॉल हेमन, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमेशा ही पॉल हेमन के जब इंट्रोड्यूस करते हैं वो ब्रॉक लेसनर को तो उस टाइम पे जो गर्मी चढ़ती है ब्रॉक लेसनर में, जो वो कूदने लगता है भाई, वो चीज़ कभी भी ओल्ड नहीं होने वाली। उसको कितनी बारी देख लो वो हमेशा ही उतना ज़्यादा कूल लगता है। यहाँ पे ओबा वाले जो चैंट्स हैं वो भी लग रहे थे और यहाँ पे फिर पॉल हेमन एक्सप्लेन करते हैं कि चल क्या रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ। कहते हैं 2 हफ्ते पहले ब्रॉक लेसनर डिस्ट्रैक्टेड था सेथ रॉलिन्स से, उस वजह से ओबा फेमी ने फायदा उठाया। अब मैं सोच रहा पिछले हफ्ते के लिए क्या दलील दे सकते हैं पॉल हेमन। तो पॉल हेमन ने आके बोला कि देखो हमारा ब्रॉक लेसनर तो सिर्फ बातचीत करने के लिए आया था, उसका कोई इंटेंट नहीं था लड़ाई झगड़ा करने का, लेकिन ओबा फेमी का वो था, इस वजह से वो थोड़ा जो अपर हैंड है वो ले गया। लेकिन आज ब्रॉक लेसनर किसी डिफरेंट माइंड के साथ आया। तुम देख सकते हो कि आज ये लड़ने के लिए आया है और ब्रॉक लेसनर ने मुझे ऑथराइज किया है तुम्हें ये बताने के लिए कि जब भी कोई बंदा नजरे से नजरें मिला के लॉक इन करता है ब्रॉक लेसनर के साथ, तो कहने का मतलब ये था कि वो अपनी गीली पीली कर देता है। फिर वो ब्रॉक लेसनर को फिर से उनके बारे में तारीफें करते हैं। ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन के हाथ से माइक छीन लिया, यानी अब दिमाग पूरा खराब हो चुका है, फट चुका है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर कहते हैं इनफ, चल अपना पिछवाड़ा बाहर लेके आओ ओबा फेमी। और जैसे ही उन्होंने ये बोला निकल के कोई और ही बंदा आता और ये थे एडम पियर्स। एडम पियर्स कहते हैं कि देखो तुम कितना ही बू कर लो लेकिन ये चीज़ अभी नहीं हो सकती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तुमको अभी बाहर निकल के आना है। ब्रॉक लेसनर, पॉल हेमन तुम रिंग लीव कर सकते हो। लेकिन ये बोलते बोलते ही ओबा फेमी का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ओबा फेमी के थीम सॉन्ग पे रिएक्शन भी, मतलब जैसी लाइट्स ऑफ हुई तो एकदम क्राउड रिएक्ट, सबको पता है ओबा फेमी आएगा लेकिन उसके बाद भी वो रिएक्शन देना बताता है कि किस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है ओबा फेमी को। इसके बाद ओबा फेमी का लुक भी पूरा ऐसे ही था कि जैसे वो लड़ने के लिए आए, कोई टी शर्ट वगैरह उन्होंने पहनी नहीं थी। ब्रॉक लेसनर भी पूरा रेडी है कि आजा भाई अब तू, आज तो मैं अपना पूरा मूड बना के आया हूँ, आज तो बहुत बुरा तुझे फोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले वो जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं उनको रेल दिया रैम्प पर ही ओबा फेमी ने, उन्होंने पूरा वो जो क्लियर है मामला कर दिया। इसके बाद एडम पियर्स आते हैं और एडम पियर्स को भी बैरिकेड में उड़ा दिया ओबा फेमी ने। तो WWE ने ये जो मूवमेंट दिखाई इसीलिए था कि ये थोड़े अलग टाइप, क्योंकि इन्होंने ब्रॉल वगैरह का लेवल तो घटा दिया बिल्कुल, तो अब इनको कुछ तो अलग करना है। तो अच्छा लगा है देखे कि WWE ने उस चीज़ को वहां पे ऐड किया। और सही में जब ब्रॉक लेसनर रिंग में है और ओबा फेमी रिंग का चक्कर लगा रहा है और हम वेट कर रहे हैं उस मूवमेंट का कि ये कब आमने सामने होंगे, लिटरली उस मूवमेंट ने मुझे गूज बम्स दिए। और सही में इस समय WWE जो इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड फील होती है, अब भी ऐसे रियल मूवमेंट्स अगर WWE बना पा रही है तो मतलब कि सोचो क्या WWE, मतलब क्या ये मैचअप है, क्या ये स्टोरी है। और ऐसा भी नहीं है, WWE ने इसमें बहुत कुछ क्रिएटिव किया है भाई। दोनों बंदे देख ही इतने हट्टे कट्टे रहे हैं, दोनों का मसल मास ही इतना है, दोनों हैं ही इतने बलशाली चौड़े कि वो स्टोरी वैसे भी सेल होनी थी। अब इसके बाद ब्रॉक लेसनर को भी अगर आप देखोगे तो वो भी स्माइल कर रहे हैं, मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि उन्होंने कैरेक्टर ब्रेक किया और वो भी उस मूवमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और देखो कोरी ग्रेव्स ने की भी अगर आप एक कमेंट्री से उन्होंने लाइन बोली थी कि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है ब्रॉक लेसनर को वेट करते हुए किसी के लिए, लेकिन ओबा फेमी ये वेट करवा रहा है ब्रॉक लेसनर को, तो ओबा फेमी वेट करवा रहा है ब्रॉक लेसनर को। तो WWE यहां से ये भी स्टैब्लिश करेगी कि देखो ये बंदा कितना ज्यादा स्पेशल है। और सोचो उस लेवल पे इस चीज का इतना असर पड़ रहा है कि बंदे मस्कुलर है, तगड़े दिख रहे हैं, तो अपने रियल लाइफ के लेवल पे भी इसका बहुत असर पड़ता है। आप खुद ही देख लो ये चीज़ दिखने में और ये चीज़ दिखने में। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी रूटीन को अच्छा करना, अपनी डाइट को अच्छा करना, अपना प्रोटीन इंटेक फिक्स करना आपके खुद की लाइफ के लिए भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसको पिछले कुछ टाइम में, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक्सपीरियंस करो। और अपने प्रोटीन इंटेक के लिए मैं आपको जैसा कि हर बार रिकमेंड करता हूँ नेचुरल टीन, R15 वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके ऊपर और आप बिना किसी झिझक के इस प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हो। मैं खुद इसको 1.5 साल से कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवाता हूँ और मुझे कहीं भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं दिखी। बाकी इस प्रोटीन की अगर आप खुद लैब रिपोर्ट्स देखना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हो। तो नेचुरल टीन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में,
मंथ वाला कोड यूज करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। और अब वेट था सारा लोगों को कि ये ब्रॉक लेसनर के सामने जैसे रिंग में घुसेगा ओबा फेमी तो क्या होता है। जैसे ये आमने सामने आए भाई, वहां पे होली शिट के जो चैंट्स हैं वो लगना शुरू हो गए। ऐसा लगा कि अब बस ये दोनों एक दूसरे को खत्म ही करने वाले हैं, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है क्रिएटिव हेड कंपनी के ट्रिपल एच की। और भाई मुझे इतना मजा आया ना, ट्रिपल एच को देख के नहीं, ट्रिपल एच को देख के जो क्राउड ने वहां पे बू करना शुरू किया। मुझे लगता है कि विंस मैकमैन को भी रिएक्शन मिल जाता था, अच्छा उनको भी चीयर हो जाते थे, अरे आज विंस आया कुछ स्पेशल होगा। लेकिन ट्रिपल एच को देखते हर किसी का मत्था हो जाता खराब। और वो एमएसजी के क्राउड, सोचा एमएसजी का क्राउड बिल्कुल पीक है बताने के लिए आपको कि क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में। ये क्राउड जैसे रिएक्ट करेगा आपको काफी हद तक समझ में आ जाता है कि हाँ भी क्या हो रहा है मामला। तो अगर उस क्राउड ने बू कर दिया तो यार एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने कि भैया ट्रिपल एच जब भी दिखेगा तो वहां पे बूज होने वाली है। उसके बाद ट्रिपल एच बिल्कुल उनके बीच में घुस जाते हैं, एक बार बिल्कुल ऐसे सिर से सिर टकराते हैं, लेकिन ट्रिपल एच ने फिर से सेपरेट कर दिया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर खुद भी रिंग से चले जाते हैं। उन्होंने एक स्टील स्टेप को उठाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको फेंक दिया और वहां पे ब्रॉक लेसनर ने फिर से बोला बॉय करके, आई विल ईट यू बॉय करके वो चिल्ला के बोलते हैं ओबा फेमी की तरफ। और फिर एक सिक्योरिटी वाला बंदा था, उसको पकड़ के उन्होंने F5 लगा दिया। अब देखो ये सेगमेंट बढ़िया था, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया अच्छा था। मुझे पता है कंप्लेंट यहाँ पे फैंस की रहेगी कि ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज भी ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि वो ओबा फेमी को मारे, जो कि सही बात है। और देखो ये सेगमेंट ओवरऑल आप इंजॉय करोगे जो भी वहां पे हुआ। हाँ एक चीज थी कि ब्रॉक लेसनर ने वो चीज नहीं करी, लेकिन अगर आप घुस के देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गड़बड़ है डब्ल्यूडब्ल्यू की। अगर आप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से देखोगे कि ब्रॉक लेसनर रिंग में आया है लड़ने के लिए, और ये बंदा ऐसा भी नहीं है कि ये क्राउड को पिस ऑफ करना चाहते थे। पहले ब्रॉक लेसनर फाइट से अगर कभी भागा भी था जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने, तो वो इसलिए नहीं कि उसको डर लग रहा है ब्रॉन स्ट्रोमैन से, वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो तुम्हें नहीं देना चाहता कि हाँ मैं नहीं लड़ना चाह रहा भाई तुम लोगों के सामने, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें क्यों एंटरटेन करूं। लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर को सीरियस खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है ओबा फेमी से। तो जब बंदा इतना रेडी होके आया है और वो ऑलरेडी सिक्योरिटी वाले बंदे सारे साइड लग गए हैं, तो फिर ट्रिपल एच भी कौन होता है जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर रुक जाए। और रुक जाए तो रुक जाए भाई, ब्रॉक लेसनर ने खुद से रिंग लीव करी है। आई थिंक यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा सॉफ्ट दिखाया है ब्रॉक लेसनर को, क्योंकि अगर ये इनको करना ही था ऐसे तो शायद ये हो सकता था कि ओबा फेमी को वो लीव करवाते, क्योंकि उनके कैरेक्टर पर फिर भी ये सूट करता। तो एक छोटी सी ये डिटेल है जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इसके ऊपर काम करती तो ये सेगमेंट और बढ़िया होता। लेकिन सही बताऊं तो ओबा फेमी ब्रॉक लेसनर ये इतनी सिंपल चीज करके भी इतना बढ़िया स्टोरी को अपनी जो है रेसलमेनिया के लिए उसको बिल्ड कर रहे हैं। बाकी अगर आज ब्रॉक लेसनर की थोड़ी तबाही भी दिख जाती ओबा फेमी के ऊपर तो आई थिंक वो चेरी ऑन टॉप होता और बिल्कुल फिर एक भी नंबर इस वाले सेगमेंट के नहीं काटे जाते। आप बताना इस बात से आप कितना अग्री करते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर एक ओपन चैलेंज। कैसा ओपन चैलेंज था, पहले हमको पता चल गया था कि कोफी किंगस्टन इस मैच में आने वाले हैं। ग्रेसन वॉलर की थोड़ी चुल भी हो रही है रिंग साइड पर, जो भी हो रहा है वहां पे, लेकिन एंड में मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर जब लग जाता है तो बंदा हार जाता है। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या, सोचो कितने स्टूपिड ये लगे हैं। जैसे जब विंस का टाइम था ऐसा नहीं होता था कि क्वालिफाइंग मैचेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, चाहे मनी इन द बैंक के लिए बोलो चाहे किंग ऑफ द रिंग के लिए बोलो, वो बंदा कहता था मैंने पिक करना है, मैं कर लूंगा, घंटा उखाड़ लो तो मेरा क्या करना है। अब ट्रिपल एच ने ऐसा दिखाया कि नहीं नहीं, जो जो बंदा उस जगह पे आएगा उसका अपना स्पॉट बनेगा। लेकिन अब इन्होंने इतनी लेट कर दी इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच को बनाने के लिए कि पेंटा ने बोला कि लैडर मैच होगा, अपोनेंट्स कौन होंगे वो हमको पता नहीं है। फिर पता नहीं क्या बता रहे हैं, कमेंट्री से बता रहे हैं कि मेन इवेंट में थर्सडे को कौन से मैच हो गए। उसके बाद अच्छा अपोनेंट भी पता चल गए हमको, जो कि हैं जवान, ड्रैगन ली, रूसेव और जेडी मैकडोना। इतने पप्पुए दिखे या तो मतलब एक विंस का था ना, हाँ घंटा उखाड़ लो तुम्हें क्या करना है, मैं तो यही डालूंगा इस मैच में। अब ट्रिपल एच ने दिखाया भी है कि नहीं नहीं भाई हम तो क्वालिफाइंग मैचेस करके करते हैं। अब टाइम मिला नहीं तो हक दिया उसमें भाई, पता नहीं कौन से मैचेस कौन से उठा के कह रहा है अच्छा ये ऐसे एडवांस करके इस मैच में आए हैं। बहुत ही स्टूपिड लगा। एक बार ये मान लो ना हाँ हम गधे हैं, वो ज्यादा ठीक होता है। अपने आप को स्मार्ट दिखा के और जबकि सबको दिख रहा है कि तुम गधे हो, वो थोड़ा तुमको गधा प्रो मैक्स बना देता है। तो ये मुझे बड़ी फनी चीज लगी। और ऐसे एम्बैरस होते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसे इस तरीके से एक्सपोज होते हुए जब ये अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड बनते हैं क्रिएटिव चीज़ों के, मुझे बहुत मज़ा आता। तो मैंने तो इस चीज़ को बहुत एंजॉय किया कि वो जो बंदे हैं वो रैंडम तरीके से आ गए, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू जस्टिफाई कर रही है कि अच्छा ये ऐसे क्वालिफाई करके ऐसे पहुंचे थे। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था एडम पियर्स और पॉल हेमन का। पॉल हेमन किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एडम पियर्स फिर से बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर कहाँ है, तो वो कहते हैं भाई तेरा बिजनेस नहीं है, और वो यहाँ से जा चुका है। एडम पियर्स ने फिर से पूछा कि ईमेल देखा, पॉल हेमन कुछ सीरियस ले नहीं रहे। वो फिर सीधा ही इसके बाद ना उनका इन रिंग वाला ही सेगमेंट था और यहाँ पे पता चल गया था कि वे सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी को बताने वाले हैं। कहते हैं कि देखो मैंने बेस्ट तुम्हें देने की कोशिश करी ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का जो भी आज हुआ, लेकिन वो एडम पियर्स ने गड़बड़ कर दी और उतने में एडम पियर्स निकल के आ जाते हैं। कहते हैं मैं फिर से पूछता हूँ कि ईमेल देखा। पॉल हेमन कहता है अबे तू है कौन जो तू मुझे बताएगा कि मैंने ईमेल देखा है फिर नहीं। एडम पियर्स बताते हैं जो भी पुलिस वाले चार्जेस हैं सेथ रॉलिंस से वो ड्रॉप हो चुके हैं।
अब थोड़ा सा ढीला पड़ने शुरू हुए यहाँ पे पॉल हेमन इसके बाद बता रहे हैं भैया मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो बिल्कुल ऐसे ये मेरी ही जगह है, कहते हैं मैं लास्ट मैनेजर स्टैंडिंग हूँ और फिर यही बोलते हैं कि 1990 से अभी लास्ट स्टैंडिंग प्रमोटर भी मैं हूँ। तो क्या ये विंस मैकमैन के ऊपर भी एक छोटा सा शॉट था। एडम पियर्स ने उसके बाद बताया कि देख भाई एक और चीज़ मैं बताया था कि सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर भी हो चुका है। ये सुन के सिट्टी पिट्टी गुल हो गई पॉल हेमन की। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा, सेथ रॉलिंस पीछे से निकल के आता है और एक बार फिर से स्टील चेयर से हिट किया है सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन को। और बहुत ही बिना आवाज की तालियां में पॉल हेमन के लिए बजाना चाहूंगा। बंदा ब्रॉक लेसनर की स्टोरी में भी है, विजन की स्टोरी में भी है, लोगन पॉल के साथ भी है, स्पीड के साथ भी है, फिर उसके साथ साथ ये स्टोरी में भी इन्वॉल्व है और फिर बंदा स्टील चेयर से भी जो पिटाई है वो खा रहा है उस एज में भी। अब भले आप बोलो भाई कोर्ट की बहुत मोटी लेयर थी, बट जो भी है भाई बंदा पूरा एफर्ट अपने कर रहा है और इसीलिए मैंने पॉल हेमन का नाम कलाकार आदमी भी रखा है। इस समय WWE बेस्ट अगर किसी का यूज कर रही है तो वो बंदा पॉल हेमन है। इसके बाद सेथ रॉलिंस का लुक भी क्योंकि अब मेडिकली क्लियर हो गया तो अपने अतरंगी कपड़ों में उनको आना भी था। आज जादूगर टाइप के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद वो अपना और मारा मारी कुछ स्टॉर्म के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा आता है जो कि चोक करना शुरू कर देता है सेथ रॉलिंस को। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गुंथर है। तो गुंथर ने आके चोक करना शुरू कर दिया और उसके बाद वो रेसलमेनिया के साइन की तरफ भी पॉइंट करते हैं और फिर बाद में एडम पियर्स ने इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया है। गुंथर के माथे से खून निकल रहा था और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कि देख के ये तो नहीं लगा कि ये पॉल हेमन का किया हुआ है, क्योंकि गुंथर ने उसके बाद पॉल हेमन से कोई बातचीत भी नहीं करी है। तो पता नहीं अब ब्रॉन ब्रेकर यहाँ कहाँ चले गए हैं। और भाई WWE फिर से कितनी गधी दिखी है। साफ सबको पता है कि गुंथर के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, सेथ रॉलिंस के लिए कोई अपोनेंट शायद नहीं है। अगर ब्रॉन ब्रेकर इक्वेशन से गायब है तो WWE के पास मजबूरी का ये मैच है। और भाई ये WWE को इस चीज़ को तो बिल्कुल ही उनको अवॉइड करना चाहिए था मेरे ख्याल से। अब ठीक है अगर सही में ब्रॉन ब्रेकर नहीं आ पा रहे तो WWE के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन ये दिखाता है WWE के क्रिएटिव लोगों को लाचार। चलो सेथ रॉलिंस के केस में तो मान सकते हैं ठीक है, लेकिन गुंथर के केस में क्या माने कि भैया अभी तुमने उसके साथ इतना कुछ किया, नो मैटर व्हाट, नो मैटर अगर तुम रे मिस्टेरियो वाली फ्यूड भी प्लान कर रहे थे। आई थिंक WWE को इतना बेबस तो नहीं होना चाहिए था। बट ये सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच अब होगा रेसलमेनिया के लिए और अब इसमें ब्रॉन ब्रेकर कहां है इस बात का अगर आप मेरे से जवाब पूछोगे तो अब इस पॉइंट पे मैं भी आपको नहीं बता सकता। पता नहीं क्या चल रहा है ब्रॉन ब्रेकर के साथ, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था कि शायद इसी मंडे नाइट रॉ में वो वापस आ सकते हैं। मे बी कुछ और प्लान में चेंज हुआ है या फिर जो रिकवरी है शायद ब्रॉन ब्रेकर की फिर वैसी नहीं गई, अभी हम यही बोल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है ईओ स्काई और रकेल रोड्रिगेज का। काबुकी वॉरियर्स रिंग साइड पे आ जाते हैं, इसकी वजह से रकेल रोड्रिगेज ने अपना ताहाना बॉम्ब लगा दिया और इस मैच को जीत जाती हैं। बाकी इसके बारे में बोल के मैं आपका भी टाइम खराब नहीं करूंगा। और हमको एक चीज़ और पता चली है कि जॉन सीना होने वाले हैं इस साल के रेसलमेनिया के होस्ट, और इसके बारे में और डिटेल ये भी पता चल गई है कि WWE की टिकट सेल्स इतनी बेकार थी कि उनको दोबारा से जॉन सीना को बुलाना पड़ा है। वाह भाई, एक बार फिर से जो ये WWE एम्बैरस हुई है कि इनसे कुछ हुआ नहीं है रेसलमेनिया में, वैसे लेवल की हाइप उसको बना नहीं पाया। WWE को अपने वो कहते हैं ना हमारे हिंदी में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के इनको अपनी रेसलमेनिया की टिकट्स की जो सेल है उसको बूस्ट करना है। तो अब जॉन सीना होने वाले हैं रेसलमेनिया के होस्ट। अच्छी बात है, हम फैंस के लिए वापस आ रहे हैं, लेकिन WWE लाई है बहुत ही डिफरेंट रीजंस की वजह से। ऐसा WWE का कुछ प्लान था नहीं। और अब आता है शो का मेन इवेंट वाला सेगमेंट जहां पे रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में हुई है भसड़। सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं, लाउड ओटीसी और रोमन रेंस वाले जो चैंट्स हैं वो रोमन रेंस के लिए लगना शुरू होते हैं। न्यूयॉर्क सिटी करके उन्होंने बोला, एक्नॉलेज मी करके बोलते हैं, और जैसे ही इसके बाद रोमन रेंस कुछ बोलते सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। और आज जो सीएम पंक दिखा है, मैं चाहता हूं भाई हमेशा मुझे यही सीएम पंक दिखे। उसके दो ही वर्जन होनी चाहिए, एक बंदा जो माइक पे प्रोमो कट करता है, वो सार्कास्टिक भी है, वो रोस्ट भी करता है, और दूसरा वर्जन कि भाई उसके दिमाग की सटकली है। तो इन दो वर्जन के अलावा कोई भी सीएम पंक का वर्जन होता है जहां पे बहुत कैजुअल है, बहुत मजे में है, आई थिंक वो सूट नहीं करता। मतलब सीएम पंक के ऊपर सूट करता नहीं करता वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक स्टोरी को सीरियस बनाने के लिए वो चीज सूट नहीं करती है। तो आज आए सीएम पंक, भाई वो बंदा निकल के ही ऐसे आया, सीधे उसने बेल्ट उतारी, रिंग में घुसते हैं। रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों ने एक दूसरे को पंचेस थ्रो करना शुरू कर दिया है। पहले रोमन रेंस ने गिरा दिया सीएम पंक को, फिर सीएम पंक ने रोमन रेंस को बाहर ही गिरा दिया। उन्होंने रिंग पोस्ट पे जाके उनको मारा। रोमन रेंस फाइट बैक करते हैं, वो शील्ड वाला पावर बम लगाने के लिए चलते हैं, वो भी नहीं हुआ। फिर सीएम पंक जीटीएस के लिए ट्राई करते हैं, वो भी नहीं हुआ। अब रोमन रेंस जाते हैं स्पीयर लगाने के लिए। सारे सिक्योरिटी वाले बंदों ने तो घेर ही लिया। भाई मैं परेशान हो गया हूं सिक्योरिटी वाले काले बंदों को देख के यार, काले कपड़ों में जो बंदे हैं उनको देख के। ये सब निकल के आया था, दिमाग ये खराब कर देते हैं। रोमन रेंस भागते हैं और उन्होंने गलती से सीएम पंक की बजाय किसी और को स्पीयर लगा दी, और इस बात का फायदा उठाया फिर सीएम पंक ने
उन्होंने जीटीएस हिट किया और जीटीएस हिट करने के बाद रोमन रेंस ने बहुत अच्छा सेल भी किया। भाई बंदा गिर ही गया, जैसा उसमें कोई जान प्राण कुछ बाकी नहीं है, बिल्कुल ही लेट जाते हैं वहां पे रोमन रेंस। और फिर सिक्योरिटी वाले बंदे भी थोड़े से ढीले पड़े कि अच्छा अब तो मार ही दिया, अब सीएम पंक यहाँ पे क्या करेगा। लेकिन सीएम पंक यहाँ पे नहीं रुकता। जैसे रोमन रेंस ने पावर बॉम्ब किया था सीएम पंक को, वैसे ही सीएम पंक ने आज रोमन रेंस को पावर बॉम्ब किया। उन्होंने पटका और भाई उसके बाद वो कैसे मॉक करते हुए रोमन रेंस वाला जो चैंट है वो कर रहे हैं बैठ के अपने स्टाइल में, जैसे उन्होंने पावर बॉम्ब पाइप बॉम्ब वाला जो प्रोमो है उसको कट किया था। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी सोच रहा था कि पिछले हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतना हेविली इन्वॉल्व किया था ब्लड लाइन को, जिमी ऊसो को, जे ऊसो को, आज वो चीज स्टोरी में थी ही नहीं। तो फिर भाई उसका मतलब क्या था मुझे वो नहीं समझ में आया। रोमन रेंस की आज हो गई है धुलाई, अब बात बोल चाल से मारा मारी पे उतर आई है। तो डेफिनेटली अगले हफ्ते भाई जो रोमन रेंस का वर्जन आने वाला है, अगर सीएम पंक ऐसे निकल के आ सकता है तो नाउ इमेजिन अगर रोमन रेंस का दिमाग ऑलरेडी सटक गया है तो वो क्या करेगा सीएम पंक के साथ अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। बाकी आज की मंडे नाइट रॉ को हम रेट करेंगे 4.5 स्टार। ऐसे शोज डब्ल्यूडब्ल्यू को देने होते हैं, सिर्फ एमएसजी तक का आपको वेट नहीं करना होता। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड यूज करके आप प्यारा सा डिस्काउंट भी ले सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।